Hello students, I am Rafiq Ahmed and I welcome you in this rapid class of BSc Part 3rd Linear Algebra session 2019-20। रैपिड क्लास मैंने इसको इसलिए कहा है क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के अभी एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उनके लिए ये क्लास है और उन्होंने पूरे साल पढ़ाई की है और उन पे सब नोट्स मौजूद हैं। केवल रिवीजन के तौर पर ये क्लास ली जा रही है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लीनियर कॉम्बिनेशन एंड लीनियर स्पान तक डिस्कस कर लिया था। नाउ वी गो बियॉन्ड दैट पार्ट। इससे आगे चलें तो जो फर्स्ट पॉइंट हम अभी ले रहे हैं वो है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन समझ लेने के बाद अगली जो चीज़ बनती है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। पहले Li को लें। Li या लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स या रैखिकतः स्वतंत्र सदिश, तो ये क्या होते हैं? किसी वेक्टर स्पेस के कुछ वेक्टर्स हैं, मान लो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n। दीज आर सम वेक्टर्स ऑफ ए वेक्टर स्पेस V और उसका फील्ड है F। हम जानते हैं कि इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बहुत सारे वेक्टर्स बनाए जा सकते हैं। इनको एक एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो एक वेक्टर आ जाएगा जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा, और वो स्केलर बदल दें तो दूसरा वेक्टर आ जाएगा जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। जैसे अगर कोफिशिएंट्स a1 a2 अप टू an लिए तो कॉम्बिनेशन बना a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 अप टू an अल्फ़ा n, where a1 a2 up to an are scalars that is elements of f। ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना ये v का ही एक वेक्टर होगा। फिर हम अगर कोफिशिएंट्स a1 a2 an बदल दें यानी दूसरे ले लें तो यही वेक्टर v का दूसरा वेक्टर आ जाएगा, और इस तरह से हम कोफिशिएंट्स a1 a2 an की वैल्यूज़ बदल बदल करके इन्हीं वेक्टर्स के इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशंस प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा इंटरेस्ट इसमें होगा कि इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो वेक्टर आ जाए, यानी इनके कॉम्बिनेशन से ज़ीरो वेक्टर बनाना हो। तो ये कोफिशिएंट्स क्या लिए जाने चाहिए? एक तरीका होगा कि इन सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू 0 0 0 0 कर दी जाए तो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के बराबर आ जाएगा, यानी 0 डॉट अल्फ़ा 1 प्लस 0 डॉट अल्फ़ा 2 अप टू 0 डॉट अल्फ़ा n। तो ये तो ज़ीरो वेक्टर के बराबर आ ही जाएगा क्योंकि 0 डॉट अल्फ़ा 1 बराबर 0 वेक्टर होता है और 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर बराबर 0 वेक्टर होता है। एक बार दोबारा सुने, पर्पज़ क्या है? ये जो वेक्टर्स हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो वेक्टर प्राप्त करना है, या ये कहो कि ज़ीरो वेक्टर को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त करना है। तो गुणांक क्या होने चाहिए? तो एक विकल्प तो यह है कि सारे गुणांक 0 0 0 ले लिए जाएं, लेकिन ये एकमात्र विकल्प हो ऐसा ज़रूरी नहीं है।
ऐसे विकल्प भी हो सकते हैं जिनमें नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हों और कॉम्बिनेशन तो भी ज़ीरो वेक्टर के बराबर आ जाए। एक एग्जांपल लें, जैसे वेक्टर स्पेस V3 ओवर द फील्ड R का एक वेक्टर है 1 2 3 और इसी का एक और वेक्टर है 3 6 9 और इन दोनों वेक्टर्स, केवल दोनों ही वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हम ज़ीरो वेक्टर प्राप्त करना चाहते हैं। इस वेक्टर स्पेस का ज़ीरो वेक्टर ये होता है 0 0 0। तो हम दोनों को एक एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें ताकि ज़ीरो वेक्टर आ जाए। तो एक विकल्प तो यह है कि यहाँ कोफिशिएंट 0 ले लें और यहाँ भी कोफिशिएंट 0 ले लें और फिर ऐड कर दें तो ज़ीरो वेक्टर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक दूसरा विकल्प भी है। अगर हम यहाँ कोफिशिएंट 3 ले लें और यहाँ कोफिशिएंट -1 ले लें, यानी फर्स्ट वेक्टर को 3 से और सेकंड वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो भी ज़ीरो वेक्टर आ जाएगा। और उस तरह से तो आ ही जाता 0 1 2 3 प्लस 0.369, ये भी ज़ीरो वेक्टर आ जाएगा। अब वेक्टर्स का LI होना या LD होना किस बात पे डिपेंड करेगा? अगर ये वेक्टर्स ऐसे हैं कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो वेक्टर के बराबर लाने के लिए एकमात्र विकल्प ये है कि सभी गुणांक 0 0 0 ही लेने पड़ेंगे और कोई विकल्प नहीं है, तब तो ये वेक्टर्स LI कहलाते हैं। और अगर सिचुएशन ऐसी हो, यानी ये वेक्टर्स ऐसे हों कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो वेक्टर के बराबर लाने का एक विकल्प तो ये होगा कि सारे गुणांक 0 0 0 ले लिए जाएं और अन्य विकल्प भी मौजूद होंगे जिनमें एटलीस्ट 1 कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होगा, तब ये वेक्टर्स LD कहलाते हैं। जैसे ये वाला जो एग्जांपल था, इसमें ये जो दो वेक्टर हैं V3 ओवर R के, ये LD हैं। क्यों LD हैं? क्योंकि यानी लीनियरली डिपेंडेंट, डिपेंडेंट को हम कहेंगे रैखिकता आश्रित या परतंत्र। तो ये डिपेंडेंट क्यों हैं दोनों वेक्टर्स? क्योंकि दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर ज़ीरो वेक्टर आ जाए, इसके लिए ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो 0 0 तो एक विकल्प है ही, लेकिन अदर ऑप्शन भी मौजूद है, दूसरा विकल्प भी मौजूद है, यानी नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट के होते हुए भी कॉम्बिनेशन ज़ीरो वेक्टर के बराबर आ रहा है, तो ये LD हो गई। लेकिन अगर हम एक और एग्जांपल समझें, जैसे वेक्टर 1 0 0, वेक्टर 0 1 0 और वेक्टर 0 0 1, ये तीनों नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं V3 ओवर R के, और हम चाहें कि इन तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो वेक्टर के बराबर आ जाए, तो हमें क्या करना होगा? तीनों को एक एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इजीली कि यहाँ फर्स्ट कोफिशिएंट भी 0 लेना पड़ेगा, सेकंड कोफिशिएंट भी 0 लेना पड़ेगा और थर्ड कोफिशिएंट भी 0 लेना पड़ेगा, तभी ये कॉम्बिनेशन ज़ीरो वेक्टर के बराबर आएगा, और कोई विकल्प नहीं है। यानी ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि एटलीस्ट 1 कोफिशिएंट हम ज़ीरो वेक्टर के बराबर ना लें, यानी कि नॉन ज़ीरो लें और तो भी कॉम्बिनेशन ज़ीरो वेक्टर के बराबर आ जाए, ऐसा इन तीन वेक्टर्स के लिए नहीं हो सकता। देयरफॉर दीज 3 वेक्टर्स आर LI। ये तीन वेक्टर्स LI हैं क्योंकि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो वेक्टर के बराबर लाने के लिए एकमात्र विकल्प यही है कि सभी गुणांक 0 0 0 ही लेने पड़ेंगे। जबकि इस वाले एग्जाम्पल में ये दोनों वेक्टर्स LD हैं क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन ज़ीरो वेक्टर के बराबर लाने के लिए 0 0 वाला विकल्प तो है ही, अदर ऑप्शन भी मौजूद है। तो समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन LI और LD की क्या है। अब अगर मैं इसको सिस्टमेटिक बोल दूं तो यह है कि किसी वेक्टर स्पेस के कुछ वेक्टर्स LI कहलाते हैं अगर उनका कॉम्बिनेशन ज़ीरो वेक्टर के बराबर तभी आ सकता हो जब सभी गुणांक 0 लिए जाएं, और वेक्टर स्पेस के ये कुछ वेक्टर्स LD कहलाते हैं अगर इनका ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन भी ज़ीरो वेक्टर के बराबर आ जाए जिसमें एटलीस्ट 1 कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो हो। तो ये तो है LI और LD का कंसेप्ट। LI और LD से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं। जैसे एक थ्योरम यह है कि LI का सबसेट भी LI होता है। जैसे A अगर हमें पता है कि LI सेट है
लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ए में कुछ वेक्टर्स हैं और ये सेट Li है, ये मान लो हमें पता है, और ए का सबसेट है बी, तो बी भी Li होगा। और इसका बहुत सिंपल सा प्रूफ था जो आपके पास नोटेड भी है, मैं ज़रा सा रिपीट कर दूं। हम शुरू करेंगे बी से। मान लो बी में वेक्टर्स हैं अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n तक, हमें क्या उपलब्ध है, ए Li है और बी को Li प्रूव करना है। कंट्राडिक्शन मेथड से होगा, मान लें कि बी LD है। फॉर कंट्राडिक्शन, विरोधाभास हेतु हम मान लें कि बी LD है। अगर बी LD है तो क्या होगा, LD की परिभाषा से इन वेक्टर्स का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन भी होगा जिसमें कम से कम एक गुणांक A0 होते हुए भी ये कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर के बराबर आ जाएगा। LD अगर B को मान लिया जाए तो, और तो क्या होगा, ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें ये जो A1 से AN तक कोफिशिएंट्स हैं इनमें एटलीस्ट 1 कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होगा और ये कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर के बराबर आ जाएगा। ऐसा रैखिक संचय मौजूद होगा अगर LD है तो B। अब मान लो B इतना था और A B का सुपर सेट है, तो A में क्या होंगे, जो एलिमेंट्स B में हैं वो तो होंगे ही अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n तक, और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। मान लो वो एक्स्ट्रा एलिमेंट है बीटा 1 से बीटा k। तो अगर ये कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर के बराबर आ गया तो इसमें हम 0 गुणांक के साथ ये बीटा वाले वेक्टर्स भी बढ़ा दें, 0 इंटू बीटा 1 अप टू 0 इंटू बीटा k, तो भी ये 0 वेक्टर के बराबर ही रहेगा, क्योंकि ये जो नए वेक्टर बढ़ाए हैं वो सब 0 गुणांक के साथ बढ़ाए हैं। लेकिन अब लेफ्ट हैंड साइड समुच्च A के सदिशों का ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन है जो 0 वेक्टर के बराबर आ रहा है, और इसमें वो A0 गुणांक तो अभी भी मौजूद है जो पहले था। तो इससे फिर ये प्रूव हो जाए, यानी समुच्च A के सदिशों का ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर के बराबर आ गया जिसमें नॉन जीरो कोफिशिएंट्स मौजूद हैं। तो इससे तो ये प्रूव हो गया कि A भी LD है, और A का LD प्रूव हो जाना कंट्राडिक्शन है, क्योंकि A तो Li दे ही रखा था। अतः ये मानना कि B LD है गलत है, B कैन नॉट बी LD, तो फिर B भी Li होगा। कोई भी समुच्चय अगर LD नहीं है तो फिर Li होगा। तो ये कंट्राडिक्शन मेथड से हमने प्रूव किया कि सुपर सेट Li हो तो सबसेट भी Li होता है। और इसी तरह से अगर सबसेट LD हो तो सुपर सेट भी LD होगा। एक थ्योरम ये बनती है, उसका भी यही सेम प्रूफ है, B LD हो देन A LD होगा, उसमें केवल कंट्राडिक्शन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये Li और LD से रिलेटेड दो थ्योरम हैं। Li और LD से रिलेटेड एक थ्योरम सिंपल सी ये है कि अगर कोई वेक्टर्स का ऐसा सेट है जिसमें 0 वेक्टर मौजूद है, यानी एक 0 वेक्टर है और अन्य चाहे कितने भी वेक्टर हैं, तो ऐसा सेट ऑलवेज LD होता है। यानी एनी सेट कंटेनिंग 0 वेक्टर इज ऑलवेज LD। इसका भी बहुत सिंपल सा प्रूफ है। जैसे हमने ऐसे सदिशों का समुच्चय ले लिया जिसमें एक तो शून्य सदिश है और बाकी अन्य कितने भी सदिश हैं, तो हम बता सकते हैं कि इन सब सदिशों का ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन भी 0 वेक्टर के बराबर आ जाएगा जिसमें नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट होगा। फर्स्ट वेक्टर का कोफिशिएंट तो ले लो 1 जो कि नॉन ज़ीरो है, और बाकी सब का कोफिशिएंट ले लो 0, 0 अल्फ़ा 1, 0 अल्फ़ा 2 अप टू 0 अल्फ़ा n। तो जाहिर है कि ये 0 वेक्टर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हर टर्म 0 वेक्टर है। हर टर्म 0 वेक्टर क्यों है? क्योंकि स्केलर और वेक्टर में से कोई भी 0 वेक्टर हो तो प्रोडक्ट 0 वेक्टर आता है। स्केलर 0 हो या वेक्टर 0 हो तो प्रोडक्ट 0 आता है। ये 0 वेक्टर होगा, ये 0 वेक्टर होगा, 0 वेक्टर होगा, ये भी 0 वेक्टर होगा, तो सब 0 वेक्टर्स का योग 0 वेक्टर आ जाएगा। और अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एस के सदिशों का एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन है जो 0 वेक्टर के बराबर भी आ रहा है और इसमें नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट भी मौजूद है। तो नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट के मौजूद होने के बावजूद भी अगर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर के बराबर आ रहा है तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ये सेट LD है। तो ये एक थ्योरम हो गई कि एनी सेट ऑफ वेक्टर्स कंटेनिंग 0 वेक्टर इज ऑलवेज LD, यानी ऐसा कोई भी समुच्चय जिसमें 0 वेक्टर हो तो वो समुच्चय हमेशा LD होता है। इन थ्योरम्स के बाद LD से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसका स्टेटमेंट इस प्रकार होगा, अगर S
किसी वेक्टर स्पेस के कुछ नॉन ज़ीरो वेक्टर्स का सेट है। इफ़ S is a set of some non-zero vectors of a vector space, यानी ये सारे वेक्टर्स हैं और इनमें से हर एक वेक्टर नॉन ज़ीरो है, देन S will be LD, S will be LD if and only if some vector of S is a linear combination ऑफ इट्स प्रीवियस वेक्टर्स। अर्थात A0 सदिशों का ये समुच्चय है S, तो ये LD होगा यदि और केवल यदि इनमें से कोई ना कोई सदिश अपने पूर्ववर्ती सदिशों का रैखिक संचय हो। ये एक थ्योरम है, इसके प्रूफ को भी डिस्कस कर लें, क्योंकि ये यदि और केवल यदि के रूप में है, पूर्ववर्ती का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसको एक बार S को LD मान के प्रूव करना होगा कि इनमें से कोई ना कोई सदिश ऐसा है जो अपने पूर्ववर्ती का रैखिक संचय है, और कन्वर्सली इनमें से कोई सदिश ऐसा है जो अपने पूर्ववर्ती का रैखिक संचय है मानकर और प्रूव करना होगा कि S LD है। पहला पार्ट लें, S को LD मान लें। S को LD मानने के बाद क्या होगा कि LD की डेफिनेशन लगा दें। LD की डेफिनेशन ये है कि इन सदिशों का एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन भी होगा जो ज़ीरो वेक्टर के बराबर आएगा और उसमें कम से कम एक गुणांक शून्य होगा। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो वेक्टर के बराबर आ गया और इसमें कोई ना कोई अशून्य गुणांक मौजूद है। LD है तो फिर ऐसा होगा ही, यही LD की परिभाषा है। अब क्योंकि इन गुणांकों में नॉन ज़ीरो गुणांक मौजूद है तो ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो इनमें अगर नॉन ज़ीरो गुणांक मौजूद हैं तो लास्ट नॉन ज़ीरो गुणांक का चयन कर लें, आखिरी नॉन ज़ीरो गुणांक। मान लो कि आखिरी नॉन ज़ीरो गुणांक केवा है, AK। इनमें से केवा गुणांक नॉन ज़ीरो है और उसके बाद सब गुणांक ज़ीरो हैं, तो बाद में सारे गुणांक जीरो हैं तो बाद के वेक्टर्स को हटा सकते हैं और ये कोफिशिएंट ऐसे रह जाएगा A1 अल्फ़ा 1 अप टू AK अल्फ़ा के। इसके बाद सारे गुणांक जीरो हैं तो वो सब जीरो वेक्टर हो जाएगा, तो उसको रखें चाहे हटा दें एक ही बात है। तो ये इक्वेशन घट के ऐसे रह जाएगी। यहाँ पे AK क्या है, अंतिम अशून्य गुणांक। फिर इसको इसके लिए सॉल्व कर लेंगे, इनको उधर ले जाएंगे तो AK बराबर हो जाएगा माइनस A1 अल्फ़ा 1 अप टू माइनस AK माइनस 1 अल्फ़ा के माइनस 1, और इधर रहेगा AK अल्फ़ा के। फिर AK क्योंकि अशून्य गुणांक है तो AK के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। AK का इन्वर्स फील्ड में मौजूद होगा। फील्ड में हर नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट या नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद होता है। तो आखिरी स्टेप के लिए हल करेंगे, आखिरी स्टेप को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और A1 से AK माइनस 1 तक वाले पदों को राइट साइड में ले जाएंगे। फिर AK जो नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट है उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फ़ा के बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ AK इन्वर्स A1 अल्फ़ा 1 माइनस अदर्स माइनस AK इन्वर्स AK माइनस 1 अल्फ़ा के माइनस 1। और इससे सिद्ध हो गया कि केवा वेक्टर अपने पहले वाले वेक्टरों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। पहले वाले वेक्टर कौन से हैं, अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा के माइनस 1 तक। तो ये तो इस थ्योरम का एक पार्ट हो गया। जब हमने S को LD मान लिया तो प्रूव हो गया कि समुच्चय का कोई ना कोई वेक्टर दैट इज़ अल्फ़ा के अपने पूर्ववर्ती वेक्टर्स यानी कि अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा के माइनस 1 तक का रैखिक संचय है। विलोमते मान लो कि इनमें से कोई ना कोई वेक्टर, मान लो कि अल्फ़ा के ही मान लें, अपने पूर्ववर्ती का कॉम्बिनेशन है। तो अल्फ़ा के किन का कॉम्बिनेशन होगा, अल्फ़ा के से पहले आने वालों का, और वो गुणांक कोई भी हो सकते हैं। इस बार B1 मान लें, B1 अल्फ़ा 1 अप टू BK माइनस 1 अल्फ़ा के माइनस 1, यानी केवा वेक्टर उससे पहले वाले वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ऐसा मान के चलें। तो अब प्रूव करना है कि S LD होगा। तो इसको अल्फ़ा के को भी इधर ले लेंगे, B1 अल्फ़ा 1 प्लस BK माइनस 1 अल्फ़ा के माइनस 1, और ये राइट साइड में आ जाएगा तो माइनस अल्फ़ा के, और फिर अदर वेक्टर्स जो बचे उनको भी मिला लो ज़ीरो गुणांक के साथ।
0 अल्फ़ा k प्लस 1 प्लस अदर्स और लास्ट 0 अल्फ़ा n। बाकी जो वेक्टर है उनको 0 गुणांक के साथ मिला लो तो ये 0 वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आ गया तो इधर 0 वेक्टर बचेगा। अब इससे क्या प्रूव हो रहा है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड समुच्चय S के सभी वेक्टर्स अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n तक का रैखिक संचय है और इसमें A0 गुणांक मौजूद है। बाकी गुणांकों का तो हमें पता नहीं, b1 b2 वगैरह का कि ये शून्य है कि अशून्य है, लेकिन केवा वेक्टर जो है अल्फ़ा के उसका गुणांक पता है -1 है और वो नॉन ज़ीरो होता है। तो A0 गुणांक के होते हुए कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर के बराबर आ रहा है, इसका मतलब SLD है। तो ये इसका विलोम पार्ट हो गया। तो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि नॉन ज़ीरो वेक्टर्स का कोई भी सेट LD होता है यदि और केवल यदि उसमें कोई ऐसा वेक्टर मौजूद है जो अपने पूर्ववर्ती का रैखिक संचय है। तो ये कुछ थ्योरम्स थी LI और LD से रिलेटेड। इसके अलावा LI और LD से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं और अब नए पेपर पैटर्न के हिसाब से वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो एग्जांपल इजीली समझ में आ जाएंगे और आपको नोटेड भी हैं, मैंने करवा भी रखे हैं, तो उनको पढ़ें इन थ्योरम्स के बाद। LI और LD के कंसेप्ट के बाद हम आते हैं जनरेटिंग सेट या जनक समुच्चय। जनक समुच्चय तो ये क्या होता है, मान लो V ओवर F वेक्टर स्पेस है और V के कुछ वेक्टर्स का सेट S है। S में V के कुछ वेक्टर्स हैं, यानी S इज ए सबसेट ऑफ V। S में जितने भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लें हम कि S में हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, मान लो 4 हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो V में तो अनंत वेक्टर होंगे और उन अनंत वेक्टर्स में से 4 वेक्टर्स का सेट है S, तो S इज़ ए सबसेट ऑफ V। हम जानते हैं कि S के सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशंस से जितने भी वेक्टर्स बनेंगे उन वेक्टर्स का सेट कहलाता है LS, लीनियर स्पान ऑफ S। और ये जो लीनियर स्पान है ये ऑलवेज V का सब स्पेस तो होता ही है। पर्टिकुलरली अगर ये V का सब स्पेस होने की बजाय V के बराबर ही आ जाए तो इसका मतलब क्या है, ऐसा कब आएगा कि V का हर वेक्टर S के सदिशों के संचय के रूप में लिखा जा सके। सभी वेक्टर मतलब S के सदिशों के संचय के रूप में जितने वेक्टर्स बन सकते हैं उनका सेट LS होता है। लेकिन अगर हम LS बनाने लगें और LS में V के सारे ही अवयव आ जाएं, LS V का सब स्पेस तो ऑलवेज होता है, V के बराबर आ जाए, तब हम कहेंगे कि समुच्चय S वेक्टर स्पेस V का जनक समुच्चय है या जनरेटिंग सेट है या जनरेटर है। जनरेटिंग सेट भी कह सकते हैं और जनरेटर भी कह सकते हैं। दोबारा बोलें, कब होगा, ऐसा समुच्चय जिसके सदिशों के संचय के रूप में V के सभी वेक्टर व्यक्त किए जा सकें, या ऐसा समुच्चय जिसका लीनियर स्पान मेन वेक्टर स्पेस V के बराबर आ जाए, तो ऐसा समुच्चय जनक समुच्चय कहलाता है। अब जनक समुच्चय फाइनाइट सेट भी हो सकता है, तब हम उसको कहेंगे परिमित जनक। और जनक समुच्चय में अगर अनंत अवयव हैं तो वो इनफाइनाइट जनक हो जाएगा। ये एक कंसेप्ट जनरेटिंग सेट का है। जनरेटिंग सेट के इस कंसेप्ट के आधार पर अब हम बेसिस डिफाइन करने की स्थिति में हैं। आधार, किसी वेक्टर स्पेस का आधार क्या होता है। तो आधार परिभाषित करने के लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जब हमने पिछले 2 कंसेप्ट पूरी तरह समझ लिए तो फिर आधार बहुत सिंपल कंसेप्ट हो जाएगा। अभी हमने देखा कि समुच्चय का LI होना क्या होता है, कोई समुच्चय लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाता है, और अभी अभी हमने ये भी समझा कि जनक कब होता है। तो अगर वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट ऐसा हो जिसमें दोनों विशेषताएं हैं, S इज ए सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F, और S में दोनों विशेषताएं हैं। दोनों क्या, एक तो ये S
Li और Ld में से Li समुच्चय है, और दूसरा ये जनक भी है V का। जनक है का मतलब Ls बराबर V। तो ऐसा समुच्चय जो Li भी हो, रैखिकता स्वतंत्र हो और अपने आप में जनक भी हो, वो आधार कहलाता है, वेक्टर स्पेस का आधार कहलाता है, आधार या बेसिस। तो क्योंकि अभी अभी हमने Li का कंसेप्ट और जनरेटिंग सेट का कंसेप्ट पढ़ा है, और दोनों विशेषताएं अगर किसी समुच्चय में हों तो वो आधार कहलाता है, इसलिए इसको बहुत अधिक रिपीट करने की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ गया। फिर भी एक बार दोबारा बोलें तो अगर S में मान लो ये 3 वेक्टर थे, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, किसी वेक्टर स्पेस V का सबसेट है S और S में 3 वेक्टर हैं। अब एक तो ये कि ये Li है, इसका मतलब है कि इन तीनों सदिशों का कोई भी कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर के बराबर केवल तभी आएगा जब तीनों गुणांक 0 लिए जाएं, अन्यथा नहीं आएगा। यानी नॉन ज़ीरो गुणांक के होते हुए कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर के बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब ये Li है। और दूसरा ये है कि V का कोई सा भी वेक्टर ले लें तो वो वेक्टर इन तीनों के कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए ये आधार है। एक छोटा सा एग्जांपल जल्दी से इसका ले लें। मेन वेक्टर स्पेस ले लिया हमने V3 ओवर द फील्ड R, 3 कंपोनेंट वाले वेक्टर्स का सेट, ये वेक्टर स्पेस है, और 3 वेक्टर लिए E1 1 0 0, E2 0 1 0 और E3 0 0 1। ये 3 यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। ऐसे वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं जिनका एक कंपोनेंट कोई सा भी तो 1 हो और बाकी सारे कंपोनेंट 0 हो। तो ये जो 3 यूनिट वेक्टर्स हैं इनका सेट बना लिया हमने S में ये 3 एलिमेंट्स हैं E1 E2 E3। तो ये इजीली प्रूव किया जा सकता है कि इन 3 का कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर के बराबर तभी आएगा जब सारे गुणांक 0 रखे जाएं, इसका मतलब ये सेट Li है। और दूसरी बात ये कि V3 का कोई भी वेक्टर हो वो इन 3 के कॉम्बिनेशन के रूप में आसानी से व्यक्त हो जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझना चाहें, मान लो कि मैंने V3 का एक वेक्टर ले लिया 2 7 6। हम क्या चाहेंगे अब कि क्या ये वेक्टर, ये V3 का वेक्टर है, इन 3 वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन के रूप में कैसे व्यक्त होगा, क्या गुणांक लेने पड़ेंगे। तो पहले वेक्टर का गुणांक लेना पड़ेगा 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर, दूसरे वेक्टर का गुणांक लेना पड़ेगा 7 यानी 7 इंटू सेकेंड वेक्टर E2, और तीसरे वेक्टर का गुणांक लेना पड़ेगा 6 इंटू थर्ड वेक्टर, और ये सॉल्व होने पर इतना आ जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि V3 का कोई सा भी वेक्टर लो इन 3 के कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त हो जाएगा। इसका मतलब ये जो S है इसका जो लीनियर स्पान है वो पूरे V3 के बराबर है, यानी S V3 का जनक भी है और Li तो था ही है। तो ये आधार है। 3 इकाई से